तो आप सभी का स्वागत है डाउट सेशन 2 में। कुछ बच्चों ने फिर से कुछ प्रश्नों को भेजा था जिनमें उनके बच्चों के प्रश्नों का जो समाधान था वो ज़रूरी था। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कुछ एजुकेशन हब ने भेजा था, ये के शिक्षा ने भेजा था, ठीक है। उसके बाद ये अमृता ने भेजा है, फिर ये उषा देवी राम बाबू शर्मा ने भेजा है। तो ये 4 डाउट मेरे पास आए हैं जिसको मैं एक एक करके सेशन में डाउट सेशन 2 में आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। कई सारे डाउट्स ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाते हैं और उस फॉर्मूले पे अगर आप मान रखेंगे तो सीधे आंसर आ जाएगा। लेकिन बाय द वे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझाता हूँ और ध्यान से देखो। जैसे पहला क्वेश्चन ये किसने पूछा था, कुछ एजुकेशन हब, ये इनकी आईडी थी और 19-20 घंटे पहले इन्होंने ये सवाल पूछा है। ये कह रहे हैं कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है, 1/3 दूध को पानी से विस्थापित कर दिया जाता है, दोबारा 1/3 मिश्रण फिर निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिला दिया जाता है। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपको करना हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जितना शुद्ध दूध है, मान लीजिए 81 लीटर शुद्ध दूध था, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से अगर 1/3 मिश्रण को निकाला जाता है, 1/3 पानी को निकाला जाके पानी से विस्थापित किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 में से 1 यूनिट पानी निकाला गया। तो इसका मतलब अब जो पानी की या दूध की, शुद्ध दूध की मात्रा होगी वो कितनी होगी, 2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/3। और इसी प्रक्रिया को अगर एक बार और कर दिया गया तो इसका स्क्वायर, 3 बार किया गया होता तो क्यूब, 4 बार किया होता तो पावर 4। बस सिंपल सा इतना काम होता है। अब सीधे क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है तो इस 81 की भी आपको जरूरत नहीं है, यहीं से सीधे आपका आंसर निकल आएगा। कैसे भाई, आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना। तो इसका स्क्वायर करोगे 4/9, यानी टोटल दूध की मात्रा अगर 9 है तो उसमें अब जो मिल्क बचा है, शुद्ध दूध की मात्रा बची है, वो कितनी बची है, शुद्ध दूध की मात्रा बची है 4 के रेशियो में टोटल में से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टोटल में अगर दूध की मात्रा 4 बची है तो पानी की मात्रा कितनी बची होगी, 5। तो दूध की मात्रा का रेशियो 4 हो जाएगा, पानी की मात्रा का रेशियो 5 हो जाएगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसने पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा था कोई के शिक्षा करके है, इन्होंने पूछा था और इन्होंने एक सवाल राकेश सर की मैथ की किताब से डाला है। उसमें से था कुछ चीजें इसमें मिसिंग भी थी, मैंने उसको सही कर दिया है। यहाँ पर जैसे √3 ऊपर नीचे जो गड़बड़ था उसको सही किया है। ये कहता है एक पिरामिड का जो आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आयतन का 3 गुना है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है पिरामिड का, तो उसका 3 गुना जो होगा, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए आयतन का पहले से ही 3 गुना है। तो अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास आ जाता है, उसमें आप 3 का भाग दे देंगे तो आयतन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सवाल ये कह रहा है कि आयतन का 3 गुना है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, टोटल सरफेस एरिया आयतन का ऑलरेडी 3 गुना है। तो अगर आपको आयतन निकालना है तो जो भी टोटल सरफेस एरिया आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। ये काम करना है। अब इस पर ध्यान से समझिए कि अगर मैं पिरामिड है एक हमारे पास, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। मान लीजिए कि एक पिरामिड है अपने पास, ठीक है। ये पिरामिड का शीर्ष है, ये पिरामिड का आधार है और ये पिरामिड की हमारे पास जो फेसेस होते हैं वो है, ये पिरामिड है। मैंने क्या किया, इस पिरामिड को खोल दिया। खोल देने का मतलब इसके पंखों को फैला दिया। तो जब आप पिरामिड को खोलते हैं ना, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। और ऐसे प्रश्नों को आप पिरामिड को खोल कर ही कर लिया करें तो आपको ऐसे दिखाई देगा। अब अगर आप इनके सभी फेसेस को उठा के ऊपर की तरफ जोड़ दें तो ये कंप्लीट पिरामिड आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब बात बहुत ध्यान से समझने वाली है कि इसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। अब हमको क्या चाहिए, इस पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो उसका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल होता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब पिरामिड का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 1/2 आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट होता है। ये तो बात जानते हो ना, आधार का परिमाप इनटू स्लैंट हाइट होता है। और प्लस में हमारे पास एरिया ऑफ बेस यानी कि √3/4 साइड स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस है ना वो हमारे पास कैसा है, वो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है।
अब काम आपको सिर्फ इतना ही करना था, सिर्फ ये काम करना था कि यहाँ पर आपके पास आधार उसका परिमाप दिया है, स्लैंट हाइट निकाल लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। स्लैंट हाइट क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले इसको भी आप समझ लीजिए कि अगर मैं स्लैंट हाइट की बात कर रहा हूँ तो स्लैंट हाइट क्या है। किसी भी पिरामिड की एक फलक को अगर आप ले लेते हैं, एक फेस को ले लेते हैं, आपके पास ये एक फेस आ गई, तो इस फेस के शीर्ष से इसके मिड पॉइंट को अगर आप मिलाएंगे तो ये जो हाइट होगी ना, यही आपके लिए क्या होगी, यही आपकी स्लैंट हाइट होगी। अब अगर स्लैंट हाइट निकालनी है तो इसके लिए बात कर लेते हैं। भाई मिड पॉइंट है, ये भुजा अगर 4 थी तो ये 2 हो जाएगी और ये अपने पास 4 था ही था। अब ये स्लैंट हाइट कितनी निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 माइनस करेंगे 12, 12 का मतलब 2√3 आ जाएगी, ये आ जाएगी स्लैंट हाइट। वैल्यू रखनी है 1/2, एरिया ऑफ बेस यानी कि 4 3 12 इंटू स्लैंट हाइट यानी कि 2 + √3, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा √3/4 यानी कि 4√3, ठीक, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 6 दूनी 12 √3, 12 + 4 16√3, भाई 2 से काटा 6, 6 दूनी 12, बात समझ पा रहे हैं। तो अगर मान लो ऐसे कर लो 12√3 + 4 16√3, ये क्या आ जाएगा 16√3, ये अपने पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब अगर आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया है तो उसमें 3 से डिवीजन करना है और 3 से डिवीजन कर देंगे तो अपना आंसर अपने पास आ जाएगा। और अगर इसमें हम 3 से डिवीजन करेंगे तो 16√3/3 आएगा, और 16√3/3 तो कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे नन आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगला डाउट फिर किसी का था, फिर था ये अमृता क्री का, और इन्होंने ये पूछा था, ठीक है। अब ऐसा मत किया करिए कि अगर कोई क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है तो आपको फॉर्मूले तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। धातु की चादर के ऊपर, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई ये दी है तथा निचले और ऊपरी, यहाँ निचले होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निचले, निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। RS 50 रुपए प्रति लीटर, RS का मतलब ये रुपए लिखा है, ठीक है। रुपए 50 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग क्या है ना कि टाइप जब करके भेजते हो तो उसको स्पष्ट टाइप करके भेजा करो, ठीक है। छिन्नक का मतलब एक छिन्नक हो गया हमारे पास, छिन्नक समझते हैं ना, जिसको फ्रस्टम कहते हैं। शंकु का एक हिस्सा होता है, फ्रस्टम कहलाता है, ठीक, ये फ्रस्टम हो गया। इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर, इसकी ऊपरी वाली रेडियस कितनी दे रखी है, 4, और नीचे की रेडियस आपके पास 10 रह रखी है। अब अगर आपको इसके आयतन का फॉर्मूला नहीं पता है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता है, तो अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता कि πh/3 ब्रैकेट में स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर प्लस r इंटू स्मॉल r, है ना। फॉर्मूला लगाइए और फॉर्मूले के बाद 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बर्तन का दूध निकाल लीजिए। तो वॉल्यूम निकालने के बाद 50 का मल्टीप्लाई करना है, आंसर पाना है, बस इतना था सवाल। तो अब इसके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई, अगर आपको फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे ना, उसके लिए तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। एक सवाल है उषा देवी रामबाबू शर्मा का, सरण और मयूख वाला। डाउट सेशन फर्स्ट में मैंने ऐसे एक प्रश्न को कराया था, लेकिन उसके बावजूद अगर आप नहीं समझे हो तो इसका मतलब आपने वो नहीं देखा। डाउट सेशन इसलिए तो नहीं लेता हूं ना कि जिसने डाउट पूछा है सिर्फ वही देखे। डाउट सेशन तो सभी के लिए है। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो एक बच्चे की प्रॉब्लम है, और अगर वो एक बच्चे की प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होगी, भाई ऐसा तो होता है ना। सरण और मयूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए सरण है और मयूख है, ये दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। वहां मयूख किसी काम को अकेले करता है और 1/3 काम करके छोड़ देता है, इसके बाद सरण कार्य को अकेले पूरा करता है। दोनों इस प्रकार मिलकर काम करते हैं कि काम 40 दिन में पूरा होता है, ठीक है। यदि मयूख सरण से ज्यादा तेजी से काम करता है, मयूख जो है वो सरण से ज्यादा तेजी से काम करता है, मतलब ये है कि मयूख की क्षमता सरण की क्षमता से ज्यादा है। तो सरण अकेले काम को कितने दिन में करेगा, ये एलपी का क्वेश्चन है, ऐसा लिखा है नीचे। मैंने मान लिया कि सरण जो है, ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को किया करिए, ठीक है। मैंने मान लिया कि सरण जो है उस काम को 45 दिन में करेगा, तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 90, ये टोटल वर्क हो गया हमारे पास 90, ठीक है। ध्यान से सुनना, 18 पंचे 90, 45 दूनी 90। सरण और मयूख की कुल क्षमता हो गई 5, जिसमें सरण की 2 है। अगर सरण की 2 है तो इसका मतलब मयूख की 3 होगी। मयूख की क्षमता 3, सरण की 2, तो ये बात भी यहाँ से संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि मयूख की क्षमता सरण से ज्यादा है, ये बात भी क्लियर हो गई।
अब हम सवाल के आगे हिस्से पे बढ़ते हैं। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो 18 दिन में तो काम होगा ही ना। 3 2 5 से अगर 90 को काटोगे तो 18 ही आएगा। आगे की बात की चर्चा इसमें कर लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, मयूख कार्य अकेले करता है और 1/3 काम करके छोड़ देता है। भाई टोटल काम अगर 30 था, 90 था, तो इसका 1/3 30 होगा। और अगर इस काम को मयूख कर रहा है तो मयूख की क्षमता कितनी है, 3 से। अगर वो 3 से करेगा तो उसे 10 दिन लगेंगे। अब बताइए कि अगर 90 में से 30 काम हो गया तो बचा कितना, 60। उस 60 काम को कौन करेगा, सरण करेगा। सरण की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 से करेगा, उसे कितना दिन लगेगा, 30 दिन। अब देखो आप, अगर इस प्रकार से काम होता है तो 30 + 10 यानी कि 40 दिन होने चाहिए। और सवाल में भी इस प्रकार से काम कितने दिन हो रहा था, 40 दिन में। तो बात पूरी संतुष्ट हो गई ना। और अगर बात संतुष्ट हो गई तो ये बात संतुष्ट तभी हुई जब आपने ये माना कि सरण जो है उस काम को 45 दिन में कर रहा था। यही इस प्रश्न का आंसर है कि सरण अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बोलोगे सर जी सरण अकेले उस काम को 45 दिन में कर लेगा। ये क्वेश्चन थे, ठीक है। और भी किसी बच्चों के अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर से कह देता हूं सभी को, सब लोग ध्यान से सुन लो कि आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। चाहे रेगुलर क्लास की 3 बजे वाली क्लास के, जो डेली 3 बजे क्लास होती है, उसमें भी आप अपने डाउट को भेज सकते हैं। और चाहे इस डाउट सेशन के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बस याद ये रखना है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बार बार ये कह देता हूँ। और वो ऑप्शन के साथ होने चाहिए। बस किसके साथ होना चाहिए, ऑप्शन के साथ। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट डाउट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।